नमस्कार। आज हम इतिहास की एक बहुत ही कमाल की यात्रा पर निकलने वाले हैं। देखिए, अक्सर जब भी राजस्थान का जिक्र होता है ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? विशाल रेगिस्तान, रेत की ऊंची ऊंची टीले, राइट? लेकिन इस रेत के नीचे एक ऐसा रहस्यमयी अतीत दफन है जो भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम राजस्थान की दो सबसे महान और प्राचीन सभ्यताओं आहड़ और गणेश्वर की गहराइयों में उतरने वाले हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ पत्थरों और टूटे हुए बर्तनों की बोरिंग सी कहानी नहीं है। ये उन एडवांस्ड लोगों की कहानी है जिन्होंने हजारों साल पहले ही धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी और आर्किटेक्चर में गजब की महारत हासिल कर ली थी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा एक सीन इमेजिन कीजिए। राजस्थान के उदयपुर में एक प्राचीन बस्ती की खुदाई चल रही है और अचानक मिट्टी के बीच से एक सिक्का निकलता है जिस पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र छपा है। जी हाँ, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है ये, बल्कि एक एकदम रियल पुरातात्विक खोज है। अब सोचने वाली बात यह है कि हजारों किलोमीटर दूर ग्रीस के सिक्के इस रेगिस्तानी इलाके में आखिर पहुंचे कैसे? क्या यहाँ के लोग उस जमाने में इंटरनेशनल ट्रेड करते थे? यही वो सबसे बड़ा मिस्ट्री है जिसे आज हम परत दर परत डीकोड करने वाले हैं। और आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का एक ओवरव्यू, फिर आहड़ यानी तांबे का शहर, उसके बाद आहड़ का ग्रामीण जीवन, फिर विदेशी व्यापार के सबूत, उसके बाद गणेश्वर यानी तांबे की जन्नी, और आखिर में गणेश्वर की अनूठी विशेषताएं। हम इन सभी ऐतिहासिक रहस्यों को एक एक करके सुलझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की। ये समझना बहुत जरूरी है कि राजस्थान सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं है, बल्कि प्राचीन नदी घाटियों के किनारे बसे उन्नत समाजों का एक खजाना है। और इसी में हमारा पहला बड़ा पड़ाव है आहड़, जिसे तांबे के शहर के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए, आहड़ सभ्यता आज के मॉडर्न उदयपुर जिले में आयड़, बेड़च और बनास नदियों के किनारे फली फूली थी। इस जगह के प्राचीन नामों में ही ना इसका सबसे बड़ा राज छिपा हुआ है। इसका एक नाम था ताम्रवती नगरी, जिसका सीधा सा मतलब है तांबे का शहर। और ये नाम एकदम परफेक्ट है, क्योंकि जब यहाँ खुदाई हुई ना, तो असल में तांबा गलाने की पूरी भट्टियां मिली हैं। मतलब आहड़ उस दौर का कोई छोटा मोटा गांव नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब था, जहां बड़े पैमाने पर तांबे के औजार और हथियार बनाए जाते थे। इसके अलावा लोकली लोग इसे धूलकोट भी कहते थे, यानी धूल या मिट्टी का वो टीला जिसके नीचे ये पूरी की पूरी सभ्यता सदियों तक खामोशी से सोती रही। और इसी धूलकोट के टीले को जब 1953 में पंडित अक्षय कीर्ति व्यास और फिर 1954 में आरसी अग्रवाल जी ने खोजना शुरू किया, तो उन्होंने जो तरीका अपनाया वो था लेयर बाय लेयर खुदाई का। जैसे जैसे वो गहराई में जाते गए, वो मानो समय में पीछे जा रहे थे। सबसे ऊपरी लेयर पर मिले स्फटिक पत्थरों के औजार, फिर थोड़ा और नीचे गए तो मध्य स्तर पर लोहे और तांबे के टूल्स मिले, और जब वो एकदम डीपेस्ट लेयर पे पहुंचे, सबसे पुरानी लेयर पर, तो उन्हें कमाल के मिट्टी के बर्तन मिले। ये हमें एकदम क्लियरली दिखाता है कि कैसे यह सभ्यता धीरे धीरे इवॉल्व हुई। चलिए, अब थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि आहड़ का ग्रामीण और घरेलू जीवन कैसा था। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है। हड़प्पा की तरह ये कोई बहुत बड़ी अर्बन सिटी नहीं थी। ये मूल रूप से एक ग्रामीण और कृषि आधारित सभ्यता थी। यहाँ कच्ची ईंटों से बने आयताकार घर मिले हैं, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि एक ही घर के अंदर कई सारे चूल्हे मिले हैं। इनफैक्ट एक घर में तो पूरे 6 चूल्हे एक साथ मिले हैं। अब इससे क्या पता चलता है? इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े जॉइंट परिवार रहा करते थे, जो एक साथ खाना बनाते और खाते थे। और एक बात बताऊं, एक चूल्हे पर तो आज भी किसी इंसान की हथेली की छाप सुरक्षित है। लिटरली ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास को छू रहे हों। इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी बताते हैं कि ये लोग खेती के मामले में भी काफी एडवांस्ड थे। वो मुख्य रूप से चावल और ज्वार उगाते थे। अब इतनी मेहनत से उगाए गए इस अनाज को सुरक्षित रखना भी तो जरूरी था ना। तो इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए, जिन्हें लोकल भाषा में गोरे और कोठे कहा जाता था। ये दिखाता है कि वो अपनी कृषि संपदा को लेकर कितने दूरदर्शी थे। और अगर हम इनके ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, तो आज के इंजीनियर्स भी शायद हैरान रह जाएं। घरों से निकलने वाले गंदे या एक्स्ट्रा पानी को मैनेज करने के लिए इन्होंने चक्रकूप नाम का एक गजब का साइंटिफिक सिस्टम बनाया था। वो एक गहरा गड्ढा खोदते, उसमें एक के ऊपर एक मिट्टी के घड़े सेट करते और बीच में सूखी रेत भर देते थे। ये रेत सारा पानी सोख लेती थी, मतलब बिना किसी पॉल्यूशन के एकदम परफेक्ट वाटर ड्रेनेज। आहड़ के लोग सिर्फ कामकाजी या इंडस्ट्रियल ही नहीं थे, उनके अंदर एक बेहतरीन आर्टिस्ट भी छिपा था।
खुदाई के दौरान टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी से बनी बैल की एक बहुत ही खूबसूरत आकृति मिली है। पुरातत्वविदों ने इसे बनासियन बुल का नाम दिया है। ये उनकी अपनी एक अलग और विशिष्ट कला शैली थी जो बनास नदी घाटी के कल्चर को दिखाती है। अगर इन प्राचीन लोगों को थोड़ा और करीब से एक इंसानी नजरिए से समझना हो तो उनके दफनाने के तरीके को देखना चाहिए। ये लोग अपने मृतकों को जलाते नहीं थे, दफनाते थे और पूरे सम्मान के साथ उनके कपड़ों और गहनों के साथ उन्हें विदा करते थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दफनाते वक्त शव का सिर हमेशा उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ रखे जाते थे। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसने शुरुआत में ही हमें अचरज में डाल दिया था, विदेशी व्यापार के प्रमाण। क्या आहड़ सिर्फ एक आम सी रूरल बस्ती थी? बिल्कुल नहीं। यहां मिले साक्ष्य इस बात का पक्का सबूत है कि इनका कनेक्शन बाहरी दुनिया से भी था। यहां बिना हत्थे वाले ऐसे पानी के बर्तन मिले हैं जो हूबहू वैसे ही हैं जैसे ईरान और बलूचिस्तान में मिला करते थे। और वो सबसे बड़ा आहा मोमेंट, तांबे के 6 यूनानी सिक्के। इनमें से एक सिक्के पर बाकायदा यूनानी देवता अपोलो का चित्र है जिनके हाथ में तीर है। सिक्कों पर त्रिशूल का सिंबल भी है और किनारों पर ग्रीक भाषा में कुछ लिखा भी है। ये सब चीख चीख कर साबित करता है कि हजारों साल पहले ये जगह एक फलता फूलता इंटरनेशनल ट्रेड हब हुआ करती थी। चलिए अब इस कहानी को थोड़ा और पीछे ले चलते हैं। अब हम बात करेंगे गणेश्वर की, जिसे तांबे की जननी कहा जाता है। आहड़ से भी काफी पहले, करीब 2800 ईसा पूर्व में सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे एक सभ्यता पनपी थी, गणेश्वर। इसे भारत की सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या मदर माना जाता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? यहां से मिले तांबे के औजार 99% शुद्ध हैं। जी हां, 99%। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह सभ्यता इतनी पुरानी है कि उस वक्त तक इंसानों ने तांबे में कोई दूसरी धातु मिलाकर एलॉय यानी मिश्र धातु बनाना नहीं सीखा था। उनकी ये कमी ही आज उनके सबसे प्राचीन होने का सबसे बड़ा सबूत है। यहाँ खुदाई में तांबे के हथियारों और टूल्स का एक पूरा का पूरा जखीरा मिला है। सुइयां, भाले, तीर, चूड़ियां, सब कुछ। लेकिन इसमें सबसे खास क्या है? एक तांबे का मछली पकड़ने का कांटा। अब आप सोचेंगे इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि आज भले ही वो कांतली नदी पूरी तरह सूख चुकी हो, लेकिन ये कांटा इस बात का पक्का सबूत है कि उस जमाने में ये नदी पानी से लबालब भरी रहती थी। और इससे ये भी पता चलता है कि गणेश्वर के लोग मछली खाया करते थे। और अंत में आइए जल्दी से देखते हैं कि गणेश्वर को वास्तु और कला के नजरिए से क्या चीज अनूठा बनाती है। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे ज्योग्राफी आपकी लाइफस्टाइल तय करती है। गणेश्वर की वास्तुकला आहड़ से एकदम अलग थी। जहां आहड़ के लोग अपने घर बनाने के लिए कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करते थे, वहीं गणेश्वर में घर पूरी तरह से सिर्फ पत्थरों से बनाए गए थे। पूरे गणेश्वर में ईंटों के इस्तेमाल का 0% सबूत मिला है। सब कुछ पत्थरों का बना था। और सिर्फ मेटल या पत्थर ही नहीं, गणेश्वर के लोग बर्तन बनाने की कला में भी बहुत माहिर थे। उनके मिट्टी के बर्तनों की स्टाइल एकदम अलग थी, जिसे पुरातत्वविदों ने कर्पण वर्णी का नाम दिया है। ये साबित करता है कि ये बेहतरीन मेटल वर्कर्स होने के साथ साथ शानदार कलाकार भी थे। तो इन सारे साक्ष्यों को देखने के बाद एक बात तो एकदम क्लियर हो जाती है, राजस्थान का ये इलाका सिर्फ वीरों और राजाओं की ही भूमि नहीं रहा है, बल्कि ये इंसानी इनोवेशन, प्राचीन इंजीनियरिंग और ग्लोबल ट्रेड का एक धड़कता हुआ केंद्र रहा है। अब जरा सोचिए, अगर एक छोटा सा यूनानी सिक्का या तांबे का एक मछली पकड़ने का कांटा हजारों साल पुरानी हिस्ट्री की किताबों को ऐसे पलट सकता है, तो आज हम जिस जमीन पर रोज चलते हैं उसके ठीक नीचे और कितने ही अनसुलझे रहस्य हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहे होंगे। सोचने वाली बात है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।